चैनल। तो आज हमारा डे 2 है और हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। उससे पहले कल हमने अपने डे 1 पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर कंप्लीट किया था। तो जिसने भी वो मिस कर दिया है वो जाकर पहले वो चैप्टर की वीडियो देख लें और उसके बाद चैप्टर 2 पर आएँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हमारा आज का टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंडिकेटर्स। व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी। नेचुरल वो इंडिकेटर होता है जो नेचुरली फॉर्म हुआ हो। तो नेचुरल इंडिकेटर में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आएंगे। फर्स्ट वन इज लिटमस एंड सेकेंड वन इज टर्मरिक। तो लिटमस में समझते हैं कि लिटमस इंडिकेटर क्या होता है। लिटमस इंडिकेटर जो है वो एक पर्पल डाई सोल्यूशन है और वो लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। तो लाइकन एक प्लांट है जिससे हमें लिटमस जो कि एक पर्पल डाई है वो हम ऑब्टेन करते हैं। लिटमस के भी 2 टाइप्स होते हैं, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। तो ब्लू लिटमस जब रेड लिटमस में कन्वर्ट होता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है। वेयर एज जब रेड लिटमस ब्लू लिटमस में कन्वर्ट होता है तो हम कहते हैं कि बेसिक मीडियम प्रेजेंट है। तो हम इसे याद कैसे कर सकते हैं कि बेसिक का बी एंड ब्लू का बी हम इससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि रेड जब ब्लू में कन्वर्ट होएगा तो जो हमारा फाइनल कलर होगा वो अगर ब्लू है तो हम कहेंगे बेसिक मीडियम है, एंड अगर वो रेड है तो हम कहेंगे एसिडिक मीडियम है। अगर कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है और जो नेचुरल कलर है जो कि पर्पल है वो चेंज नहीं हुआ है बिल्कुल भी, तो हम कहेंगे कि हमारे पास न्यूट्रल मीडियम प्रेजेंट है। अब हम अपने कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एसिड बेसिक इंडिकेटर्स के, जो हो सकता है हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जेरेनियम। इन प्लांट्स की हम लीव्स को यूज़ करके ये बता सकते हैं कि हमारे पास एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है या बेसिक मीडियम प्रेजेंट है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर की तरफ, विच इज़ टर्मरिक। तो अब हम इसे एक स्टोरी से रिलेट करेंगे। सपोज एक हैप्पी मैन है जो बहुत ही खुश है क्योंकि उसके घर में कड़ी चावल बनी है। तो वो उसे जल्दी जल्दी लेने जाता है। जल्दी जल्दी में उसकी वाइट शर्ट के ऊपर कड़ी गिर जाती है तो एक येलो स्टेन आ जाता है। तो जब वो अपनी शर्ट को सोप से धोता है तो वो ऑब्जर्व करता है कि जो उसका येलो कलर का स्पॉट था वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो उसकी ये ऑब्जर्वेशन क्यों हुई? क्योंकि जो सोप है वो बेसिक होता है। और यहाँ पे हमें ये नोट करना है कि टर्मरिक का कलर जब रेडिश ब्राउन हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास बेसिक मीडियम प्रेजेंट है। लेकिन अगर टर्मरिक का कलर चेंज नहीं होता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है। तो अब पढ़ते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ इंडिकेटर की तरफ, विच इज़ सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में हमारे पास 2 टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आते हैं। फर्स्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज एंड सेकेंड वन फिनोल्फ्थेलिन। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है उसमें हमें 2 टाइप ऑफ अपनी रिजल्ट्स को याद रखना है कि अगर हमारा पीएच जो है वो 3.1 से लेस है तो हमारे मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड होगा। लेकिन अगर हमारा 4.4 से ज़्यादा पीएच है तो हमारा कलर येलो ऑब्जर्व होगा। तो हमें ये पीएच लेवल्स को याद रखना है कि कौन से लेवल पे रेड होगा एंड कौन से पे येलो होगा। अब जो हमारा सेकेंड टाइप है इसमें हमें याद रखना है कि उसका नॉर्मल कलर फिनोल्फ्थेलिन का पिंक होता है और बेसिक मीडियम में ही ये कलर हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम प्रेजेंट होगा तो उसका कलर वाइट होगा, दैट मीन्स इट विल बी कलरलेस, कोई कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये बात हो गई हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। अब बारी आती है हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जिसकी ऑर्डर के चेंज से हम बताते हैं कि हमारे पास एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। तो ऑल्फैक्टरी के नेम से ही हम सजेस्ट कर पा रहे हैं कि इसका रिलेशन
ओडर से रिलेटेड होगा। तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमने एक अनियन पीस लिया और उसे चॉप कर लिया, फिर उस चॉप्ड अनियंस को हमने एक बैग में डाला और साथ ही में हमने कुछ कॉटन की स्ट्रिप्स भी डाल दी। फिर उस बैग को हमने ओवरनाइट छोड़ दिया और नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमने कॉटन स्ट्रिप्स डाली थी उन 2 कॉटन स्ट्रिप्स को लेंगे, एक के ऊपर HCl डालेंगे और दूसरे के ऊपर NaOH। तो जिस पे हमने अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है उसमें हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो हमारी अनियन की स्मेल है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, कुछ चेंज नहीं आएगा उसमें। लेकिन जिसमें हमने NaOH डाला है वो स्ट्रिप का जो स्मेल है अनियन की वो डिसअपियर हो जाएगी और हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो स्ट्रिप ओडरलेस हो गई है। सिमिलरली अगर हम अनियन की जगह वनीला एसेंस को लेंगे और सपोज़ हमने वनीला एसेंस को टेस्ट ट्यूब में लिया, एक टेस्ट ट्यूब में हमने फिर से HCl डाला और दूसरे टेस्ट ट्यूब में NaOH डाला, तो फिर से हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो NaOH वाली टेस्ट ट्यूब है वो ओडरलेस हो जाएगी। थर्ड, हम वनीला एसेंस की जगह क्लोव ऑयल भी ले सकते हैं और सिमिलर करेंगे कि HCl और NaOH को डालेंगे अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में और सेम हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि NaOH वाली टेस्ट ट्यूब ओडरलेस ऑब्जर्व हुई है। तो इससे हमने क्या रिजल्ट ऑब्टेन करा कि अनियन, वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल का नेचर एसिडिक होता है। तो ये हमें याद रखना है कि अनियन, वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल ये तीनों एसिडिक है नेचर में, इसीलिए इन्होंने बेसिक के साथ रिएक्ट करके उसका जो इफ़ेक्ट है वो नलिफाई कर दिया और उसकी जो स्मेल है वो उसने डिसअपियर कर दी। तो यहाँ पे उसने HCl के साथ इसलिए रिएक्ट नहीं करा क्योंकि एसिड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन जब वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है तो दोनों के जो जो इफ़ेक्ट्स हैं वो दोनों नलिफाई कर देते हैं और ओडरलेस सोल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है। तो ये था हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब बात करते हैं कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि क्या क्या कलर्स हम ऑब्टेन करेंगे अलग अलग इंडिकेटर से। सपोज हमने लिया HCl, HNO3, H2SO4 एंड CH3COOH। तो हमने क्या क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड। तो ये हमें पता लगा नेम से कि ये सारे एसिडिक टाइप हैं। तो हमने देखा कि ये जो है वो मिथाइल ऑरेंज का कलर जो होगा वो रेड हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर नोट किया था कि जब pH लेवल 3.1 से लो होगा तो हमारा रेड कलर ऑब्टेन होगा। तो हमारा मिथाइल ऑरेंज में रेड कलर ऑब्टेन हुआ है इन सब सॉल्यूशंस के साथ। और इसने ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर दिया है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि लिटमस का अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वो एसिडिक मीडियम है। सिमिलरली हमने ये एग्जाम्पल लिया NaOH, KOH एंड NH4OH। तो ये तीनों जो हमारे पास सोल्यूशन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये सारे तीनों सोल्यूशंस जो हैं वो हमारे बेसिक मीडियम के हैं। तो हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा रेड लिटमस है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा और हमें ये बेसिक मीडियम की इंडिकेशन देगा। सिमिलरली हम मिथाइल ऑरेंज के साथ भी चेक करेंगे और देखेंगे कि अगर हमारा pH लेवल 4.4 से ज़्यादा है तो वो येलो कलर देगा। तो यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो ऑब्टेन होगा। अब हम थर्ड ऑब्जर्वेशन फेनोल्फ्थालीन के साथ देखेंगे कि उसका कलर पिंक अपीयर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि सिंथेटिक मीडियम के अंदर फेनोल्फ्थालीन बेसिक मीडियम में ही सिर्फ पिंक कलर देता है। और लेकिन जो हमारे फर्स्ट एग्जांपल्स थे वहाँ पर हमने फेनोल्फ्थालीन को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो ऑलरेडी कलरलेस होगा बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक कि वो एसिडिक मीडियम में अपना कलर चेंज नहीं करता है। तो ये सारा हमारा टॉपिक हो गया इंडिकेटर्स के ऊपर।
अब हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड और बेसिस का दोनों का अलग अलग मेटल्स, मेटल कार्बोनेट्स, इन सब के साथ क्या क्या रिएक्शन होता है और हम क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब बारी आती है हमारे रिएक्शंस की कि एसिड और बेसिस अलग अलग मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस आता है हमारा कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास सॉल्ट बनता है विद हाइड्रोजन गैस। तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने लिया जिंक ग्रैनुल्स लिए एक टेस्ट ट्यूब में और उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिर हमारे पास उसके अंदर गैस की एवोल्यूशन हुई। उस गैस को हमने सोप सॉल्यूशन में डाला। सोप सॉल्यूशन में डालने के बाद हमारे पास बबल की फॉर्मेशन हुई, जिसके पास हम कैंडल को लेकर गए और हमने नोटिस किया कि एक पॉप साउंड निकली है एंड हमें पूरी ऑब्जर्वेशन मिल गई है कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन हुई है। तो हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे कि जब मेटल डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को फ्रॉम एसिड, तो तब हमारा मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है साथ में। तभी जब वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है एसिड से, तो हमारे पास तभी हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन होती है। हम एक और जो हमने अभी करा ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट का, उसको हमें अपनी केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में देखते हैं। जिंक को जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड किया तो हमारे पास जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हुई ZnSO4 विद हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, इसी वजह से जब हमने कैंडल को उसके पास लेके गए थे तो हमें एक पॉप साउंड सुनाई दी थी। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो हाईली इन्फ्लेमेबल है, जिसकी वजह से हमारी ये ऑब्जर्वेशन हो पाई। तो हमने ये हमारी पूरी इस एक्सपेरिमेंट की इक्वेशन हो गई है। तो यहाँ पर हमारा सॉल्ट क्या फॉर्म हुआ है, जिंक सल्फेट। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन होती है विच इज Na2ZnO2। ये हमें सोडियम जिंकेट का जो कंपाउंड का फॉर्मूला है ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में हमसे पूछा जा सकता है। तो सॉल्ट की फॉर्मेशन के साथ साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन भी हुई है। तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारा मेटल है जिंक, यहाँ पे उसने इस बेस से, ये एसिड नहीं है, यहाँ पर NaOH बेस है, तो बेस से जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा दिया और हमारे पास हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो गई। तो हमें एक और पॉइंट याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है मेटल का विद एसिड और बेस के साथ, ये हमारा सारे मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस होते हैं वो सारे ही सिर्फ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम कल पढ़ेंगे विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर में। तो ये हो गया हमारा जब मेटल एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो हमें ये फॉर्मेशन याद होनी चाहिए कि कौन किसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होते हैं। अब हम अपना सेकंड लेते हैं। जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन तो होती ही है, साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन भी होती है। तो हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, बिकॉज ये हमें ऑप्शंस में दे सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि चूज जो सा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है इस इक्वेशन में। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक टेस्ट ट्यूब A लिया और टेस्ट ट्यूब B लिया। टेस्ट ट्यूब A में हमने सोडियम कार्बोनेट डाला विच इज इन सॉलिड फॉर्म और उसका फॉर्मूला है Na2CO3। तो हमने जब सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ, HCl यहाँ पे एसिड है, जब हमने एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई विच इज NaCl, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट Cl के साथ जाकर जुड़ गया और हाइड्रोजन फिर से यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, जो कि बाद में
यहाँ के दो O के साथ मिलके उसने वाटर की फॉर्मेशन करी और साथ ही में CO2 की विच इज कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन भी हुई है। अब हम टेस्ट ट्यूब बी में हमने लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हमें मेटल कार्बोनेट के साथ तो देख ही लिया है कि कैसे रिएक्शन फॉर्म होगा, अब हमें देखना है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे होगा। तो जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई, वाटर की फॉर्मेशन हुई विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने ये पूरी अपनी इक्वेशन को देखा और हमने रिलेट करा कि जो हमारी बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म होगी वो कैसे फॉर्म होगी। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि हमारा जो CaOH2 होता है वो स्लेट लाइम होता है, उसका केमिकल नेम स्लेट लाइम होता है और उसे हम साथ ही में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। यहाँ पे उसने NCERT ने स्लेट लाइम की जगह लाइम वाटर को भी यूज़ किया है। तो हमें याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लाइम वाटर भी कहलाया जा सकता है एंड स्लेट लाइम भी कहलाया जा सकता है। तो ये हमें याद होना चाहिए ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। फिर जब इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई थी, हमने उसी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करवाया। दैट मीन्स हमारा जो CaOH2 है वो हमने CO2 के साथ रिएक्ट करवा के हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई विद वाटर एंड CO2। जब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई वाटर के साथ, तो जब हमने उसके अंदर और एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसे रिएक्शन करवाया तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो गई। तो ये रिएक्शन हमें पता होना चाहिए कि लाइम वाटर से हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात और याद रखने की है जो मैंने चैप्टर 1 में भी बताया था कि जो हमारा CaCO3 है वो मार्बल का भी सेम फार्मूला है, लाइमस्टोन का भी सेम फार्मूला है, चॉक का भी सेम फार्मूला है। तो हमें ये याद रखना है कि CaCO3 को कौन कौन से केमिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं, लाइमस्टोन, मार्बल एंड चॉक। अब बारी आती है हमारे थर्ड रिएक्शन की कि एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मैंने अभी इससे पहले बताया था कि एसिड और बेसिस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं क्योंकि दोनों के नेचर्स जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। ये एग्जाम्पल जो हम लेने जा रहे हैं ये आप लोगों को स्कूल में भी टीचर्स ने करके प्रैक्टिकल में दिखाया होगा कि सपोज हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया NaOH, तो उसके अंदर हमने फेनोल्फथालीन को ऐड करा। तो हमने अभी पढ़ा था कि जब फेनोल्फथालीन बेसिक मीडियम में ऐड होता है तो उसका पिंक कलर हो जाता है। तो जब हमने NaOH के साथ फेनोल्फथालीन को ऐड किया तो हमारा जो सोल्यूशन था वो पिंक कलर का हो गया। लेकिन अगर हम उसी सोल्यूशन में फिर से HCl को ऐड कर देंगे तो वो ही सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। तो इससे हमने क्या देखा कि जब NaOH के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर HCl को मिलाया हमने तो हमारे पास NaCl विच इज सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई विद वाटर की फॉर्मेशन। तो हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं कि जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है विद वाटर की फॉर्मेशन। तो हमने, और ये जो रिएक्शन है बेस और एसिड के बीच में, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कैसे करते हैं, बेस प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट विद वाटर। तो अब बारी आती है हमारे फोर्थ टाइप की जिसमें हम मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन तो होगी ही, साथ ही में वाटर की फॉर्मेशन भी होगी। तो हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमने टेस्ट ट्यूब में कॉपर ऑक्साइड को लिया एंड स्लोली स्टर करते हुए उसमें हमने HCl को डाला। तो हमने जब HCl को डाला धीरे धीरे तो हमने देखा कि हमारे पास कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई है। CuCl2 का सोल्यूशन
हमारे पास फॉर्म हुआ है विथ वाटर की फॉर्मेशन। तो हमने देखा कि जो पहले स्टार्टिंग में जो हमने कॉपर ऑक्साइड को ऐड किया था वो ब्लैक था कलर में, हमें कलर याद होने चाहिए हर कंपाउंड के। तो कॉपर ऑक्साइड जो था वो ब्लैक कलर का था एंड जो बाद में हमारा कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक था एंड जो बाद में कॉपर क्लोराइड बना उसका कलर हमारे पास ब्लू ग्रीन हो गया। तो और जो ये कॉपर ऑक्साइड था वो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास ये प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए। सिमिलर अब हम देख सकते हैं कि ये रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं वो बिल्कुल सिमिलर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ। तभी हम ये कह सकते हैं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। ये हमें याद होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम मेटेलिक ऑक्साइड के नेचर को क्या कहते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। सिमिलरली अगर हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड के बीच में करवाएंगे रिएक्शन तो हम देखेंगे जो सेम हमने यहाँ पर देखा था कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे CO2 के साथ तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा विथ वाटर और हमारे पास सेम प्रोडक्ट्स बने हैं। दैट मीन्स सॉल्ट के साथ हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन हुई है जो सेम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए। तो तब हम कहेंगे कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स भी कहलाते हैं। तो हमने इस पूरे बोर्ड पे जो अभी तक पढ़ा वो क्या पढ़ा कि अगर मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। वेयर एज जब हम मेटल कार्बोनेट को या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे एसिड के साथ तो हमारे साथ सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस कर ही ली होगी कि हर एक रिएक्शन में सॉल्ट के साथ हमें ये याद रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होएगा। सॉल्ट क्योंकि सब में कॉमन है, तो जैसे मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, मेटल कार्बोनेट है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हमारे पास CO2 एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। वेयरएज जब एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनके पास वाटर की फॉर्मेशन होगी। एंड मेटेलिक ऑक्साइड में भी सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो तीन रिएक्शन में वाटर की कॉमन फॉर्मेशन हो रही है एंड मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड और बेसिक का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है कि उनकी आयंस को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। अब हम आती है हमारे कॉम्पोजिशन के बारे में। तो अब हम देखेंगे कि एसिडिक की और बेसिक की कॉम्पोजिशंस कैसी हैं। हमने पिछली बार ही देखा कि मेटल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये क्वेश्चन आया सबके माइंड में कि हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है क्या वो सारे एसिड्स में कॉमनली इवॉल्व होएगी। और एक और मेन क्वेश्चन आया कि आर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एसिडिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया और कॉर्क के ऊपर 2 आयरन नेल्स को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद हमने 2 वायर्स को उन आयरन नेल से कनेक्ट करके एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करा ताकि हम देख सके कि जो हम सोल्यूशन यूज़ करेंगे उसकी वजह से क्या हमारी बल्ब ग्लो करेगी या नहीं। तो हमने जब स्विच ऑन किया हमने HCl का सोल्यूशन मिलाया और देखा कि हमारी बल्ब ग्लो कर रही है। सिमिलरली हमने H2SO4 विच इज़ सल्फ्यूरिक एसिड को भी सेम वे में कंडक्ट करवाया और देखा कि उस केस में भी हमारी बल्ब ग्लो कर रही है। लेकिन जब हमने ग्लूकोज और अल्कोहल को करवाया तो हमने देखा कि बल्ब पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, वो कोई ग्लो ही नहीं शो करा उसने। और ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि फर्स्ट 2 केसेस में हमारी बल्ब ग्लो करी एंड ये शो हुआ कि जो फर्स्ट 2 हमने सोल्यूशन यूज़ करे हैं HCl और H2SO4 वो एसिडिक है नेचर में। थर्ड और फोर्थ जो हमने सोल्यूशन लिए हैं वो एसिडिक नहीं है और डिसोसिएट नहीं होंगे, इसीलिए उसमें बल्ब ग्लो नहीं करी। अब बल्ब ग्लो करने का मतलब था क्या, बल्ब ग्लो जब हुई तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ होगा सर्किट के थ्रू, तभी उसमें करंट पास हुआ और जो एसिडिक सोल्यूशन में आयंस प्रेजेंट थे उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई और बल्ब में वो ग्लो दिखा हमें। तो सिमिलरली जो हमारे HCl था वो डिसोसिएट हुआ H+ और Cl- में।
H2SO4 डिसोसिएट हुआ H प्लस एंड SO4 2 माइनस में। ऐसे ही HNO3 और CH3COOH भी डिसोसिएट हुए। तो हमने इनमें कॉमन एक चीज़ नोटिस करी कि H प्लस जो है हमारा आयन, वो सब केसेस में अलग अलग डिसोसिएट हो रहे हैं, और जो जो एसिड सोल्यूशन है उसमें H प्लस का डिसोसिएशन देखा गया। तभी हमने ये अपने आंसर का, अपने क्वेश्चन का आंसर येस कर दिया कि जो एसिड्स हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं वो एसिडिक ही होते हैं नेचर में। तो ऐसे ही हमने अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने की ये है कि जब आयंस डिसोसिएट हुए उसमें जो नेगेटिव वाला आयन था उसको हम एनायन बोलेंगे एंड पॉजिटिव वाले को कैटायन बोलेंगे। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनायन और कैटायन में कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होती है। तो हमने देखा कि H प्लस जो डिसोसिएट हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सोल्यूशन को एसिडिक प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो आया वो ये आया कि क्या आयंस एक्वस मीडियम में ही डिसोसिएट होते हैं, अपीयर होते हैं। तो इसके लिए भी सेम हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में NaCl लिया, दैट इज सोडियम क्लोराइड, और उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया धीरे धीरे। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो आया वो ये आए कि Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन हुई विद HCl। तो जो HCl गैस फॉर्म हुई थी हमारे पास वो ड्राई थी, वो उसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं थे। तो इसीलिए जब हमने उस HCl गैस का लिटमस के ऊपर टेस्ट करा तो हमने देखा कि लिटमस को उसने कन्वर्ट नहीं करा। किस में कन्वर्ट नहीं करा? हमने जब ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में जब कन्वर्ट होता है तो हमने बोला था कि वो एसिडिक मीडियम होता है। तो HCl हमें पता है कि एसिडिक है नेचर में। तो जब हमने HCl गैस को पास करवाया तो उसने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करा। तो इससे पता लगा कि जो HCl गैस हमारे पास प्रेजेंट है वो ड्राई स्टेट में है। तो जब हमने लिटमस को वेट करा और फिर ऑब्जर्व किया HCl गैस को तो हमने देखा कि हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो गया है। एंड इससे हमारे पास प्रूव आया कि आयन सिर्फ एक्वस मीडियम में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में अगर हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे फेवर में नहीं है, जैसे ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो हम गार्ड ट्यूब की मदद से, जो कि CaCl2 से फॉर्म हुआ है, तो गार्ड ट्यूब किससे फॉर्म हुआ है? कैल्शियम क्लोराइड से। जब हम उससे वो गैस जो प्रोड्यूस हुई है उसको पास करवाएंगे तो हमारे पास ड्राई गैस जो फाइनल हमारे पास निकल के आएगी। तो हम तब उस ड्राई गैस को यूज़ करके लिटमस पेपर टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने देखा कि एसिड्स जो है वो एब्सेंस ऑफ वाटर में डिसोसिएट नहीं करता है, लेकिन जब वाटर की प्रेजेंस में ही हमारा H प्लस एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि H प्लस को वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करना होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एसिडिक प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो जब हमारा H प्लस वाटर के साथ ऐड होएगा तो H3O प्लस बनेगा विच इज़ हाइड्रोनियम आयन। एंड अगर अब हम बात करें बेस की तो अब हमें चेक करना था कि बेस भी क्या सिमिलर वे में ही डिसोसिएट होएगा। तो हमने देखा कि बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट होएगा, दैट इज़ अगर हमने NaOH लिया तो वो Na प्लस एंड OH माइनस में डिसोसिएट होएगा। तो जो हमारे पास OH माइनस आया है वो हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमने देखा कि सिमिलरली एसिड्स की तरह हमारे पास बेसिस में भी H प्लस प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसीलिए वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा मेजरली शो करता है रादर देन एसिडिक प्रॉपर्टीज़। तो जो बेसिस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं हम उन्हें एल्कलीज बुलाते हैं। तभी हम ये बोलते हैं कि ऑल द बेसिस आर एल्कलीज बट ऑल एल्कलीज आर नॉट बेसिस। तो इसीलिए एल्कलीज जो होते हैं वो सोपी होते हैं, जब हम उन्हें टच करते हैं तो बहुत ही सोपी टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं वो, और वो बिटर होते हैं नेचर में विद करोसिव प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास ये तीन मेन एल्कलीज की प्रॉपर्टीज़ है जो हमें याद होनी चाहिए। अब हमने एल्कलीज का एक एग्जाम्पल लिया कि NH4OH जो है वो बेस भी है और एल्कली भी है।
तो ये बेस के साथ साथ ये वाटर में सॉल्यूबल है, इसीलिए हमने इसे कहा कि ये एल्कली कहलाया जाएगा। अब हमने जो पहले वाले उसमें पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है वो एसिड और बेस के बीच में होता है, तो हमने आयंस की फॉर्म में उसी सेम हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसे हमने रिप्रेजेंट किया कि जो हमारा हमने लिया HX प्लस MOH, जिसमें से हमने HX में से हाइड्रोजन विच इज़ H प्लस और X माइनस में डिसोसिएट करेंगे, और MOH में से वो M प्लस एंड OH माइनस में डिसोसिएट होएगा। तो जो X माइनस है और M प्लस होगा वो दोनों साथ में मिलके एक सॉल्ट फॉर्म करेंगे विच इज़ MX, और जो बाकी के बचे हुए H प्लस और OH माइनस है वो साथ में मिलके HOH फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, जब हमारा H प्लस और OH माइनस मिल जाएंगे दोनों आयंस, तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होगी। तभी हमने जब यहाँ कहा था कि हमारे आयन सिर्फ एक्वस मीडियम में ही प्रेजेंट होते हैं, वो कंडीशन हमारी इस इक्वेशन से सेटिस्फाई होती है। तो अब बात करते हैं मेन चीज़ की कि हमें ये बेसिक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करना चाहिए या फिर वाटर को एसिड में। तो ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है, अगर हमने एसिड को वाटर में डिज़ोल्व किया तो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होगा, जो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट की एवोल्यूशन होती है। तो एसिड को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा, बट जो हीट इवॉल्व होएगी वो इतनी ड्रास्टिक नहीं होगी कि वो हमें हार्म कर दे। तो लेकिन अगर हमने इसको रिवर्स कर दिया कि वाटर को एसिड में ऐड करा, तो जिसमें हम कर रहे हैं अपने कंटेनर में, वो उसमें से हमारा सोल्यूशन स्प्लैश आउट हो जाएगा और वो हमें बर्न्स कर देगा हमारे हैंड पे, या फिर हमारी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस होएगी। इसीलिए हम वाटर को एसिड में ऐड नहीं करते हैं, एसिड को वाटर में ऐड करते हैं। और उसमें भी हमारी कंडीशन है कि हमें कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहना चाहिए सोल्यूशन को, अदरवाइज वो उसके अंदर एक इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो सकती है एंड इट कैन ऑल्सो कॉज अस हार्म। तो जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है आयंस की वो डिक्रीज होने लगती है। यहाँ पे हमारे आयंस हो गए H3O प्लस एंड OH माइनस। H3O प्लस हो गया हमारा हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस हो गया हमारा हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो हमारा ये कॉन्सेंट्रेशन है आयंस की वो पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है। इसीलिए जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो हम इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। तभी जब हम बोलते हैं कि डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि HCl को हमने वाटर में ऐड किया है रादर देन वाटर को HCl में। बात होती है हमारी pH की। हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में देखा था कि जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर था मिथाइल ऑरेंज, हमने वहाँ पे बात की कि जब 3.1 से लेस होगा pH तो हमारा क्या कलर मिलेगा, हमें रेड कलर मिलेगा, और जब 4.4 से ज़्यादा pH होगा तो हमें येलो कलर मिलेगा। तो वहाँ पर हम pH की क्या बात कर रहे थे, तो हमें अभी जानना है कि pH एक्चुअल में होता क्या है। तो pH का जो P है उसका मीनिंग होता है पोटेंस जर्मन में, लेकिन इंग्लिश में उसी वर्ड का मीनिंग होता है पावर। तो वो हमें बताता है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की कितनी पावर है सोल्यूशन में अवेलेबल हमारे पास। तो pH जो होता है वो 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज़, पहले तो हमारा जो pH स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 तक की रेंज में अवेलेबल होता है हमारे पास। तो 0 से लेकर 6 तक जो रेंज होगी वो हमें एसिडिक मीडियम के बारे में बताएगी। जो हमारी 7 नंबर की रेंज है वो हमें बोलेगी कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है, उसमें 50-50% रेशो होगा हमारे पास एसिडिक और बेसिक, जिसकी वजह से दोनों का इफेक्ट जो है वो नलिफाई होकर न्यूट्रल सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब बात आती है हमारी 8 to 14 की रेंज जो हमें बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगी। अब जैसे जैसे हम 0 से लेकर 14 तक अपनी रेंज में बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती रहती है और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो अब मैंने आपको बताया था कि बेसिक सोल्यूशन में भी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होती है, बट बहुत ही कम स्केल पे होती है। इसीलिए हमारे पास
वो एसिडिक मीडियम की जगह रिएक्ट करने की वो बेसिक की तरह करता है। तो अब ये जो हमारा जो पीएच स्केल था वो इन्वेंट हुआ कैसे? वो इन्वेंट इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। तो हमने बोला कि हमने पीएच स्केल की डिस्कवरी की जिससे हम H+ की कॉन्सेंट्रेशंस बताते हैं। तो हमारे पास एक और चीज़ है कि पीएच का जो स्केल है वो H+ की कॉन्सेंट्रेशन तो मेजर करता ही है। अब हमारे पास एक मेन टर्म है यूनिवर्सल इंडिकेटर। हमने स्टार्टिंग में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स होता है। तो हम अगर सारे इंडिकेटर्स को एक साथ मिला दे तो हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर बनेगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को मिलाकर की वजह से ही हमारे पास पीएच स्केल आया, तभी हम एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम्स को एक ही स्केल की मदद से बता। सॉल्ट्स शुरू करने से पहले एनसीईआरटी में एक टेबल कंप्लीट करने के लिए हमें दी गई है, तो हम उसे कंप्लीट करते हैं। और ये टेबल पेज नंबर 26 पे दी हुई है हमें। तो इस टेबल में क्या पूछा है हमसे कि हमें पीएच कलर बताना है और वैल्यू बतानी है इन गिवन सॉल्यूशंस की। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ये टेबल आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको ऑप्शंस में पूछा जा सकता है कि किसकी पीएच वैल्यू कौन सी है। तो फर्स्ट हमें सॉल्यूशन जो दिया है वो है कलरलेस एरेटेड ड्रिंक का, जिसकी पीएच वैल्यू 5 से 6 के बीच में होती है और उसका पीएच कलर होता है येलो या फिर ग्रीन। तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू 5 से लेकर 6 के बीच में है, तो ये एसिडिक मीडियम में। सेकेंड सोल्यूशन इज कैरेट जूस, जिसकी पीएच वैल्यू भी 5 से 6 के बीच में लाई करती है एंड उसका पीएच कलर भी येलो या फिर ग्रीन होगा। थर्ड सोल्यूशन इज कॉफी, whose pH color is yellow and pH value is 5. So these two are in the acidic medium. फोर्थ सोल्यूशन इज टैप वाटर, जिसकी pH वैल्यू होती है 6 से 8 के बीच में एंड इट कुड बी न्यूट्रल, एसिडिक या फिर बेसिक, बिकॉज ये बीच में इसके 7 भी लाई करता है जो कि हमारी न्यूट्रल वैल्यू शो करता है। तो इसका pH कलर जो है वो ग्रीन होगा। हमारी नेक्स्ट सोल्यूशन है टोमेटो जूस। टोमेटो जूस की pH वैल्यू है 4, दैट इज इट इज एसिडिक एंड ऑरेंज इन कलर। नेक्स्ट वन इज आर सलाइवा, जिसका pH वैल्यू होती है 7.4, दैट इज टूवर्ड्स बेसिक मीडियम एंड उसका pH कलर होगा ग्रीन। नेक्स्ट सोल्यूशन इज लेमन जूस। अब हम सबको पता है कि लेमन जूस जो है, जो कि हम लेमनेड्स के लिए यूज़ करते हैं एंड काफ़ी सारी अदर चीज़ों के लिए भी, तो वो एसिडिक मीडियम में लाई करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि इसकी pH वैल्यू जो है वो 2.2 है एंड इसका pH कलर रेड या फिर ऑरेंज के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट सोल्यूशन इज HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका pH कलर रेड होगा एंड इसकी pH वैल्यू 0 होगी, दैट इज ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। एंड लास्ट वन इज NaOH, विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इसकी pH वैल्यू 14 है, दैट इज इट इज स्ट्रॉन्ग बेसिक एंड इसका जो pH कलर होगा वो होगा पर्पल। तो अपने नोट्स में ये टेबल ड्रॉ कर लो और इन सब की वैल्यूज लिख लो एंड आप सब लोगों को ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट कम आर अनदर टेबल जो हमें एनसीईआरटी में दी हुई है। इस टेबल में हमें बताया है कि कौन कौन से सोल्यूशन के पास कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे विनेगर हो गया, उसमें एसिटिक एसिड है, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, टेमरिंड में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट है, टमेटो में ऑक्जेलिक एसिड की प्रेजेंस है, कर्ड में हम सबको कर्ड का तो पता ही है पहले से कि उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेमन में फिर से सिट्रिक एसिड होगा, दैट्स वाई वी से कि जो सिट्रिक जूसेस होते हैं वी शुड कंज्यूम देम। तो सिट्रिक जूसेस में लेमन एंड ऑरेंज दोनों कंसिडर किए जाते हैं। देन इज आर एंड स्टिंग, जो कि मिथेनोइक एसिड सिक्रीट करता है
एंड लास्ट वन इज नेटल स्टिंग, जो कि फिर से मिथेनोइक एसिड सिक्रीट करता है। तो हमारे लास्ट टू जो है वो स्टिंग्स पे बेस्ड हैं, तो उसमें मिथेनोइक एसिड है। ऑरेंज एंड लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, टमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, टैमरिन में टी और टी से याद रख सकते हो टार्टरिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड एंड कर्ड में लैक्टिक एसिड। तो ये टेबल भी हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट कम आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंस जो पीएच की हमारी डेली लाइफ में होती है। फर्स्ट वन इज जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कितने पीएच रेंज में फंक्शन करती है, तो वो 7 से लेकर 7.8 की पीएच रेंज में फंक्शन करती है। दैट इज इट इज़ नियरली न्यूट्रल, हमारी बॉडी का पीएच लेवल इज़ न्यूट्रल और हमारी नैरो रेंज होती है। हम अगर इससे डिविएट हो गई रेंज तो हम लोग कोप अप नहीं कर पाएंगे कंडीशन से। नाउ सेकेंड वन इज अगर रेन वाटर 5.6 से लेस उसका पीएच हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो एसिडिक रेन है। एंड अगर यही एसिड रेन रिवर में चली जाती है तो ये हार्मफुल होती है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। एंड एक और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं आपको बता सकती हूँ कि एसिड रेन की वजह से हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है ताजमहल, उसकी जो स्टोन है वो भी इफेक्ट होने लगे हैं एसिड रेन की वजह से। एंड एसिड रेन पोल्यूशन की वजह से उसका पीएच लो होता है। नेक्स्ट वन इज सॉइल की रेंज क्या होती है। सॉइल की रेंज वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन कि प्लांट कौन सा है। तो ये हमने एक्टिविटी के थ्रू पता लगाया था कि पीएच रेंज क्या होती है सॉइल की, तो वो 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में लाई करती है। ये वैल्यूज़ भी आप सब लोगों को याद होनी चाहिए। तो ह्यूमन बॉडी की क्या हमारा पीएच होता है 7 से लेकर 7.8। रेन वाटर का अगर पीएच 5.6 से लो हो जाए तो दैट मीन्स हमारी वो एसिड रेन बन जाएगी। सॉइल की रेंज होती है 5.5 से लेकर 7.5 तक। तो द फोर्थ एग्जांपल इज डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl प्रोड्यूस होता है, जिसकी डिटेल हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो HCl प्रोड्यूस अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें एसिडिटी हो जाती है। HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा कब हो सकती है, जब हम ऑयली फूड या फिर फास्ट फूड खाते हैं, तभी हमारे एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी को फाइट करने के लिए हम एंटासिड्स का यूज़ करते हैं। एंटासिड्स होते हैं जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हमारी हेल्प करती है। तो हमें एंटासिड का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है NCERT में, विच इज़ MgOH2, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो ये याद होना चाहिए हमें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है MgOH2 एंड इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड। फिफ्थ एग्जाम्पल इज टूथ डिके। अब हमारे टीथ में टूथ डिके क्यों होता है? इट हैपन्स व्हेन हमारा पीएच, माउथ का पीएच 5.5 से लेस हो जाए। क्या हो जाए? लेस हो जाए, और हमारे जो माउथ का पीएच हो वो एसिडिक मीडियम की तरफ बढ़ जाए। तो टूथ डिके, हमें ये पता है कि टूथ एनामल से हमारा टीथ बना है, तो ये जो है वो करोड होता है टाइम बाय टाइम अगर हम उसका ध्यान ना रखें तो। और जो हमारा टूथ एनामल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से फॉर्म हो रखा है। ये नेम हम लोगों को याद होना चाहिए कि हमारा टूथ एनामल किससे फॉर्म हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का। तो विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी? दैट इज टूथ एनामल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट एंड इट्स फॉर्मूला इज Ca(10) PO4(6) OH(2). अगर हो सके तो ये आप फॉर्मूला याद रख लें, क्योंकि ये पूछा वैसे NCERT में तो मेंशन नहीं है, बट आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, तो इसे आप याद कर सकते हो या नहीं भी, वो आपकी चॉइस है। तो ये तो याद होना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से हमारा टूथ एनामल बना होता है। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है। किसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है? ये Ca3PO4(2) की क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और इसको Ca3PO4(2) को हम कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। बारी आती है कि हम ये रीज़न ढूंढें कि हमारे
माउथ में टूथ डिके होता क्यों है? क्योंकि जब हम शुगर की डिग्रेडेशन होने लग जाए हमारे टीथ में, तो बैक्टीरिया जो है वो एसिड प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो टूथ एनामल है वो करोड होने लग जाता है और हमें टूथ डिके हो जाता है। तभी हम कहते हैं कि शुगर खाने के बाद या फिर कुछ भी फूड खाने के बाद हम लोगों को अपने माउथ को वॉश करना चाहिए। लास्ट एग्जाम्पल इज़ कि जो हनी बी होता है, जब हनी बी हमें काट लेती है तो उसमें से एक एसिड प्रोड्यूस होता है एंड वो एसिड हमें पेन और इरिटेशन कॉज करता है। तो इसका हम एक अपने हाउस होल्ड रेमेडी क्या ले सकते हैं कि हम बेकिंग सोडा को उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर हनी बी ने कट किया है, हमें बाइट किया है, वहाँ पर हम बेकिंग सोडा को अप्लाई कर दें। एंड इसी में नेटल लीव्स जो होती हैं, नेटल लीव्स जो हैं वो एक हर्बेशियस प्लांट की लीव्स हैं और ये मीथेनोइक एसिड रिलीज़ करती है। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था नेटल स्टिंग का मीथेनोइक एसिड, वैसे ही नेटल लीव्स मीथेनोइक एसिड रिलीज़ करती हैं जो हमें एक बर्निंग पेन सेंसेशन फील कराता है। एंड इसकी रेमेडी क्या हो सकती है कि जो डॉक प्लांट है, अगर हम उसकी लीव्स रब कर लें तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो कौन से नेटल लीव्स की क्या रेमेडी है? डॉक प्लांट। तो ये हमें याद होना चाहिए कि कौन सा प्लांट नेटल लीव्स की रेमेडी है। एंड हनी बी की भी हम क्या रेमेडी कंसिडर करते हैं, विच इज़ बेकिंग सोडा। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्ट्स के बारे में। तो अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, अब बारी आती है हमारे लास्ट टॉपिक की, विच इज़ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में हमारा फर्स्ट सॉल्ट आता है कॉमन सॉल्ट, विच इज़ न्यूट्रल इन बिहेवियर। एंड कॉमन सॉल्ट हमारे हाउस होल्ड का सॉल्ट है जो हम अपने फूड्स में यूज़ करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई कैसे? जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को NaOH के साथ मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब हमारे पास NaCl प्लस वाटर की फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पर जो सॉल्ट हमें मिल रहा है NaCl, दैट इज़ कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हुआ? NaCl। अब ये NaCl हमने कैसे ऑब्टेन करा? तो सी वाटर में से हमने NaCl को सेपरेट करा बाकी सारे सॉल्ट्स में से। तो हमारे ये जो लार्ज क्रिस्टल्स थे विद इम्प्योरिटीज़, इनको हमने कहा रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट जो होता है वो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, तो उन्हें हम कहेंगे रॉक सॉल्ट। और रॉक सॉल्ट को हम माइन करते हैं कोल की तरह। माइन मीनिंग टू एक्सट्रैक्ट समथिंग। तो रॉक सॉल्ट को हम कोल की तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड ऑब्टेन करते हैं। तो जब सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राई हुए थे, तब रॉक सॉल्ट का बेड की फॉर्मेशन हुई थी। तो अगर हमसे पूछे कि रॉक सॉल्ट की बेड की फॉर्मेशन हुई कैसे, तो जब सीज ऑफ बायगॉन एजेस, दिस इज अ सी नेम, सीज ऑफ बायगॉन एजेस, तो ये जब ड्राई हुए तब उसकी बेड की फॉर्मेशन हुई। एंड कॉमन सॉल्ट का एक ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस है हमारी हिस्ट्री में कि जो हमारी दांडी मार्च हुई थी, महात्मा गांधी ने की थी, तो उसमें हमारे कॉमन सॉल्ट की एक लार्ज सिग्निफिकेंस या फिर लार्ज रोल प्ले किया था। तो ये हुई हमारी बात कॉमन सॉल्ट की। एंड यहाँ पर हमने इस सॉल्ट को न्यूट्रल क्यों कहा है? क्योंकि ये पॉइंट हमें याद होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, जब वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलता है तो एक न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड किया जाता है हमें। तो यहाँ पर हमने देखा कि HCl विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब ये दोनों मिले तो हमारे पास NaCl आया जो कि कॉमन सॉल्ट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स अस अ न्यूट्रल मीडियम। तो ये याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलकर एक न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड करेगा, वेयर एज जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलेगा, मतलब कि जब एसिड की ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तब हमें एसिडिक मीडियम मिलेगा, एंड जब स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड होगा तो यहाँ पर बेस की ज़्यादा प्रोपोर्शन है तो वो बेसिक मीडियम होगा। तो ये तो हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें पता होना चाहिए, तभी हमने बोला कि कॉमन सॉल्ट एक न्यूट्रल सॉल्ट है।
नेक्स्ट सॉल्ट हमारा जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH। तो हमने ये कैसे ऑब्टेन करा, तो जो एक्वियस सोल्यूशन था NaCl का, तो हमें याद रखना है कि ये जो कॉमन सॉल्ट है हमारा, इससे हमारे बाकी सारे सॉल्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन करे जाते हैं। तो इसीलिए जो ये हमारा जो NaCl है दैट इज़ कॉमन सॉल्ट, इसका जो एक्वियस सोल्यूशन होता है उसे हम ब्राइन कहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो एक्वियस सोल्यूशन है NaCl का उसे ब्राइन कहते हैं। तो जब हम उसमें से इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो वाटर के साथ किया जाता है। तो जब हम NaCl को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगी। तो ये हमारी जो पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए कहा क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स की वजह से इस प्रोसेस का नेम ऐसा पड़ा है। क्लोर मीनिंग क्लोरीन गैस, एल्कली मीनिंग जो NaOH प्रोड्यूस हुआ है, एंड इस पूरे प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस का नेम दिया गया। तो क्या हुआ कि जब एक्वियस सोल्यूशन हमारा जो है NaCl का, जिसे हम ब्राइन कहते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो NaCl जो है वो डीकम्पोज हो गया NaOH में। तो हमारी पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी इस प्रोसेस की, ट्वाइस ऑफ NaCl गिव्स ट्वाइस ऑफ H2O गिव्स ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो ये हमारी हो गई सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब इनमें जो हमारे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुआ है इनके भी अपने अपने इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं। जैसे कि हमारी जो क्लोरीन गैस ऑब्टेन हुई है उसके जो इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं वो ये है कि जो क्लोरीन गैस है वो स्विमिंग पूल्स में यूज़ की जाती है एंड वाटर ट्रीटमेंट में भी। तो हमें पता है कि जब हम स्विमिंग करने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि क्लोरीन वाटर है। तो स्विमिंग पूल में क्लोरीन का इस्तेमाल किया गया है, और अब हमें पता है कि स्विमिंग पूल वाटर से रिलेटेड है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं स्विमिंग पूल में यूज़ होता है, वाटर की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में इम्पॉर्टेंट है ये, इसमें यूज़ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दैट इज़ CFCs। जब इसमें नाम में ही क्लोरो आ गया तो हमारी Cl2 भी यूज़ होएगी, एंड पेस्टिसाइड्स में भी यूज़ की जाती है Cl2 गैस। अब बारी आती है हमारे हाइड्रोजन गैस की। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्यूल्स में यूज़ की जाती है, अमोनिया में यूज़ की जाती है, और जो अमोनिया है वो फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, इसीलिए उसमें हाइड्रोजन गैस होती है। तो Cl2 गैस कहाँ पर हमारी यूज़ होती है, स्विमिंग पूल्स में यूज़ होती है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, CFCs में यूज़ होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो हमें CFCs की हम फुल फॉर्म लिख लेते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये हो गई हमारी CFC की फुल फॉर्म। तो ये इसमें क्लोरीन गैस का यूज़ होता है एंड पेस्टिसाइड्स में भी। और बाकी बची हुई हमारी हाइड्रोजन गैस जो है, तो जो हमारी H2 गैस हुई है उसका यूज़ है हमारा फ्यूल्स में, अमोनिया में, जो कि फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है। तो क्लोरीन गैस हमारी कहाँ यूज़ होती है, स्विमिंग पूल में, वाटर ट्रीटमेंट में, CFCs में विच इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड पेस्टिसाइड्स में। और जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो फ्यूल्स में, अमोनिया में, जो कि फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है, उसमें हम हाइड्रोजन गैस को यूज़ करते हैं। अब हमें यूज़ देखना है हमारे NaOH का, विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस है सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट्स में एंड पेपर मेकिंग में। तो हमारे क्या क्या यूज़ हो गए, सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड पेपर मेकिंग। जो हमारी क्लोरीन गैस हुई है इवॉल्व, वो एनोड पे इवॉल्व हुई है, एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे हुई है। तो मोस्टली कन्फ्यूजन रहती है कि एनोड का कौन सा टर्मिनल है एंड कैथोड का कौन सा। तो एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हमें ऐसे याद रखना है कि क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे हुई है एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे इवॉल्व हुई है। तो हमने क्या क्या यूजेस पढ़े क्लोरीन के, स्विमिंग पूल्स, वाटर ट्रीटमेंट, CFCs एंड पेस्टिसाइड्स में यूज़ की जाती है क्लोरीन गैस।
हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्यूल्स में और अमोनिया में जो कि फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है। तो और NaOH जो है हमारा वो सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड पेपर मेकिंग में। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन क्लोर एल्कली प्रोसेस की विच इज़ यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बढ़ते हैं अपने ब्लीचिंग पाउडर की तरफ। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्लोरीन गैस से मैन्युफैक्चर हुआ है। तो ये कौन सी क्लोरीन गैस है? ये वही क्लोरीन गैस है जो क्लोर एल्कली प्रोसेस से फॉर्म हुई है। उसी क्लोरीन गैस को हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ किया है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई ब्लीचिंग पाउडर की कि स्लेट लाइम विच इज CaOH होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमने ड्राई स्लेट लाइम लिया है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाया है, तो क्लोरीन जो है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगी और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। तो हमारा क्या फॉर्मूला निकलेगा? CaOCl2 प्लस वाटर। ये जो CaOCl2 है ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर की क्या इक्वेशन हो गई? CaOH होल 2 प्लस क्लोरीन गैस गिव्स अस CaOCl2 प्लस वाटर। तो हमारी यूजेस क्या क्या हो गए ब्लीचिंग पाउडर के कि ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन और ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लिनन। कॉटन और लिनन की ब्लीचिंग में यूज़ किया जाता है। सेकेंड यूज इज कि वुड पल्प की फॉर्मेशन में, वुड पल्प जो है वो पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो वुड पल्प की फॉर्मेशन में हमारा ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। थर्ड वन इज़ कि क्लोथ्स को वॉश करने में हमारा ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। तो थर्ड यूज़ हो गया हमारा वॉशिंग क्लोथ्स। फोर्थ वन इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करता है इन द केमिकल इंडस्ट्री। विच इंडस्ट्री? केमिकल इंडस्ट्री में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्लीचिंग पाउडर एक्ट करता है। तो हम लोग अपने रिवाइज कर लेते हैं सॉल्ट्स अभी तक जो हमने 3 सॉल्ट्स करे हैं। फर्स्ट वन वी डिड आर कॉमन सॉल्ट जो कि न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड करता है एंड कॉमन सॉल्ट हमारे हाउस होल्ड में मिलता है विच वी यूज़ इन मेकिंग फूड्स। तो कॉमन सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है HCl और NaOH से। HCl और NaOH को मिला के हमारा NaCl बना है विच इज़ द फॉर्मूला फॉर द कॉमन सॉल्ट। और साथ ही में हमें वाटर की फॉर्मेशन भी हुई है। और जो हमारा कॉमन सॉल्ट है वो हम बाकी सारे सॉल्ट्स के साथ हमने सी वाटर से एक्सट्रैक्ट किया है। और जो रॉक सॉल्ट वो सॉल्ट है जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं विद द इम्प्योरिटीज़। तो रॉक सॉल्ट का बेड कैसे फॉर्म हुआ है? जब सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राई हुए तो उसकी बेड की फॉर्मेशन हुई। और जो हमारा डांडी मार्च है उसमें महात्मा गांधी ने कॉमन सॉल्ट को अपना एक सिग्निफिकेंस की तरह यूज़ किया, एज अ सिंबल यूज़ करा जो उनकी मार्च को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस सोल्यूशन जो है NaCl का, जिसे हम ब्राइन कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस से फॉर्म किया गया है। तो होता क्या है कि एक्वस सोल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हमारा जो NaCl है वो NaOH में डीकम्पोज हो जाता है। डीकम्पोज होने के बाद जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है जिसे हमने इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया है उसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। वो भी उसके प्रोडक्ट्स की वजह से, जैसे कि क्लोर मीनिंग क्लोरीन गैस एंड एल्कली जो NaOH सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई कि ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस ट्वाइस ऑफ H2O गिव्स अस ट्वाइस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस विच इज इवॉल्व्ड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस विच इज इवॉल्व्ड एट कैथोड। एनोड टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव होता है एंड कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है हमें। फिर हमने यूजेस पढ़े क्लोरीन के स्विमिंग पूल में एंड हाइड्रोजन के फ्यूल्स एंड उसमें, NaOH के हमने सोप्स डिटर्जेंट्स में पढ़ा। फिर बारी आई हमारे ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर को हमने उसी क्लोरीन गैस से मैन्युफैक्चर करवाया स्लेट लाइम के साथ रिएक्ट करवा के, जो कि हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस से इवॉल्व करवाई थी। तो फिर हमने उसके यूजेस पढ़े कॉटन लिनन में, वुड पल्प में, वॉशिंग क्लोथ्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। नाउ कम्स आर फोर्थ वन विच इज़ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो बेकिंग सोडा जो हो गया वो हमारा क्रिस्पी पकौड़ास बनाने में यूज़ होता है, या फिर जो हम बेक करते हैं अपने केक्स को स्पेशल ओकेजन्स पे उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली बेकिंग सोडा जो है वो कुकिंग को फास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब बारी आती है हमारे कि बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो बेकिंग सोडा जो है वो कॉमन सॉल्ट के साथ मिलके
विच इज़ NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है हमारा अमोनिया, उसके साथ मिलके वो NH4Cl प्लस NaHCO3 हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमारा बेकिंग सोडा है वो फॉर्म होता है। तो हमारी क्या इक्वेशन हो गई, जब हम कॉमन सॉल्ट को विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3 विच इज़ आर अमोनिया उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड विच इज़ NH4Cl एंड NaHCO3 जो हमारा बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि बेकिंग सोडा विच इज़ NaHCO3 उसका pH 8.2 होता है। ये pH हमें याद होना चाहिए क्योंकि NCERT में इसे एज अ क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द pH ऑफ NaHCO3। तो NaHCO3 जो है वो हमारा माइल्ड नॉन करोसिव बेस है, तो हमें याद होना चाहिए कि व्हाट इज़ इट, इट्स अ नॉन करोसिव बेस विद द pH ऑफ 8.2। अगर हम आगे ही बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हीट का साइन होता है ये, तो जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है इसे हम अपने ब्रेड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, केक को बेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड फ्लफीनेस प्रोवाइड करती है हमारे किसी भी डिश को। तो हमें जब NaCO3 विच इज़ बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो हमारे पास Na2CO3 बनेगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो Na2CO3 है विच इज़ सोडियम कार्बोनेट, ये वॉशिंग सोडा है। तो अब हम यूजेस की बात करते हैं बेकिंग सोडा के। तो बेकिंग सोडा का यूज़ क्या हो गया, जब हम केक को बेक करते हैं तो हमारे इंग्रेडिएंट्स में 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। लेकिन आज तक काफ़ी लोगों को बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में डिफरेंस नहीं पता। हम लोगों को लगता है कि ये दोनों अलग अलग नेम क्यों दिए गए हैं इन्हें, लेकिन इनकी अपीयरेंस तो सेम होती है। टेस्ट में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इनकी कॉम्पोजिशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड से बना होता है, जैसे कि हम टार्टरिक एसिड बोल सकते हैं। तो बेकिंग पाउडर जो है वो बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड विच इज़ अ माइल्ड एडिबल एसिड से फॉर्म हुआ है। तो हमारा ये होता है बेकिंग पाउडर की कॉम्पोजिशन। दिस शुड बी रिमेंबर्ड, आप लोगों को याद होना चाहिए। सेकेंडली CO2 का मैंने आपको यूज़ बता दिया, केक की बेकिंग में यूज़ होता है। थर्ड वन एज एन एंटासिड यूज़ होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि एंटासिड जो है वो एसिडिटी के नलिफाई करने के लिए उसका इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। तो एज अ एंटासिड इट इज़ यूज्ड बेकिंग सोडा। फोर्थ वन इज सोडा फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ किया जाता है इसे। तो ये हमारे हो गए यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर फिफ्थ सॉल्ट विच इज़ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन कैसे होती है, उससे पहले वॉशिंग सोडा का जो हमारा फॉर्मूला है वो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। तो ये हमने 10H2O ऐसे क्यों लिखा है, इसका रीज़न हम अभी थोड़ी देर में पता लगाएंगे। उससे पहले हम वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन एंड यूजेस पढ़ लेते हैं। तो जब हमने अभी पढ़ा कि बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है विच इज़ अ पार्शियल वॉशिंग सोडा फॉर्मूला। तो जब हम जो हमारा सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है हीट की वजह से, फिर हम उसे रिक्रिस्टलाइजेशन मेथड के तरफ लेके जाते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन मेथड में हम सोडियम कार्बोनेट को विच इज़ Na2CO3 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे एंड हमारा पूरा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा विच इज़ Na2CO3 डॉट 10H2O। अब हम इसके यूजेस की तरफ बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा का फर्स्ट यूज़ है कि वो ग्लास और सोप की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेकेंड वन इज सोडियम कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। सोडियम कंपाउंड्स में बोरॉक्स कैन बी वन कंपाउंड विच इज़ मेड फ्रॉम दी वॉशिंग सोडा। थर्ड वन इज़ कि वो क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है डोमेस्टिक पर्पस में। एंड फोर्थ वन इज़ कि वो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव में हमारी हेल्प करता है। तो अब हमारी बात हो गई ये सॉल्ट्स की एंड ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कि वो न्यूट्रल प्रोवाइड करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस हमारा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा बिकॉज एसिड की ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग बेस में बेसिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिड से, तो बेसिक मीडियम होगा। तो ये हो गए हमारे सॉल्ट्स और उनके यूजेस।
और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सारे यूजेस आप लोग अपनी नोटबुक में या रजिस्टर में नोट डाउन कर ले अच्छे से, वरना आप लोग इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद सब कुछ भूल जाएंगे अगर आपने रिवाइज नहीं करा तो, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड इनके यूजेस थोड़े सिमिलर हैं, तो दैट्स वाई यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट टू रिमेंबर दीज यूजेस। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है विच इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम लोग अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ विच इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अभी हम समझते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। उससे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं इसको समझने के लिए। हम एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट लेंगे एंड उसे हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम देखेंगे कि जो उसका टेक्सचर है वो ड्राई हो गया है, एंड वो ड्राई टेक्सचर भी इसलिए ऑब्टेन हुआ है क्योंकि उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए हैं एंड उसका कलर भी वाइट हो जाएगा। तो दिस शोज कि हीट करने के बाद कॉपर सल्फेट में से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लूज हो गए हैं। अगर हमें कॉपर सल्फेट का वही सेम मॉइस्चर वापस लाना है तो हम उसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाकर हम उसके सेम मॉइस्चर को वापस ला सकते हैं। तो इसका जो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है वो है CuSO4.5H2O। अब इस फॉर्मूले में ये H2O का क्या सिग्निफिकेंस है ये समझते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन है कि फिक्स नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ अ सॉल्ट। मतलब कि अगर ये एक फॉर्मूला है सॉल्ट का, इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट। जैसे कि ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का, इसमें हम देख रहे हैं कि हमें Na2CO3.10H2O फॉर्मूला है हमारे पास। तो हम इसमें बोलेंगे कि वन फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा गिव्स अस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मतलब इस एक फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP भी बोलते हैं या फिर हम पॉप भी बोल सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से प्रोड्यूस का फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4.2H2O विच इज कैल्शियम सल्फेट.2H2O। तो अगर हमने जिप्सम को हीट करवाया तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो जाएंगे एंड हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लूज नहीं होंगे, इसीलिए हमारे पास सिर्फ हाफ ऑफ H2O बचेगा। तो ये जो हमारे पास हीट करने के बाद जिप्सम को फॉर्मूला आया है वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर की अपीयरेंस में हमें ऑब्जर्व करते हैं हम उसे, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो वाइट पाउडर की तरह हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अब हम इसके यूजेस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट यूज़ हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का है कि वो टॉयज़ और डेकोरेशन करने में यूज़ होता है। सेकेंड यूज़ हो गया कि डॉक्टर्स यूज़ इट फॉर मेकिंग प्लास्टर। जब हमारी बोन्स जो है वो ब्रेक हो जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है तो जो हमें प्लास्टर लगाया जाता है डॉक्टर के द्वारा, वो प्लास्टर जो है वो POP से बना होता है। अब जो हमारा अगर हमें सेम जिप्सम वापस ऑब्टेन करना है तो हम CaSO4 को विच इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O को इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवा के ये पूरा फॉर्मूला हमारा जिप्सम का वापस से रीऑब्टेन हो जाए। इस फॉर्मूला को देखकर कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हाफ H2O क्यों लिखा है। हाफ H2O का मतलब आधा वाटर का मॉलिक्यूल हम लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आधा वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 के पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो अगर 1 फॉर्मूला यूनिट के पास कितने प्रेजेंट होंगे, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसीलिए यहाँ पे हाफ H2O का यूज़ किया गया है। तो ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम की कन्वर्शन, एंड ये हो गई जिप्सम से लेकर प्लास्टर ऑफ पेरिस की कन्वर्शन। अब हमसे एक NCERT ने लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नेम ऐसा क्यों रखा गया। इसका नेम इसलिए ऐसा है क्योंकि ये जिप्सम से फॉर्म हुआ है एंड जिप्सम एक हार्ड सॉलिड मास है जो कि पेरिस के पास पाया गया था, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया। इसीलिए हम इसे POP भी कहते हैं।
तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर एंड अब हम लोग कल अपने डे 3 पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर करेंगे। तो जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है डे 1 की विच इज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो जाकर इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। एंड डू रिवाइज योर नोट्स कल की क्लास में आने से पहले, एंड एक बारी एनसीईआरटी को खोलकर भी पढ़ लेना ताकि आप लोगों को रेलिवेंस समझ आ जाए कि हमने किस ऑर्डर में एनसीईआरटी कवर की है। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। So meet you guys in my next video. Until then, take care.